हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिक्स पढ़े थे। और लास्ट में हमने ये भी देखा था कि किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कंपाउंड कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। बस आपको एक काम करना है, यही ध्यान रखना है कि अगर आपका कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर सिमेट्रिकल है तो हमेशा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बस ये दो ही बातें ध्यान रखनी है। अब कंपाउंड कब सिमेट्रिक होगा और कब अनसिमेट्रिक होगा, तो कल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें से कोई एक प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है तो हमारा कंपाउंड सिमेट्रिक होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर हमारे कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट है तो हमारा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। और अनसिमेट्रिकल कंपाउंड को हम कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड भी कहते हैं, यानी हम अनसिमेट्रिकल कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह सकते हैं। और सिमेट्रिकल कंपाउंड को हम ए कायरल कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कल हमने जो कायरल सेंटर पढ़ा था उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया था कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। हालांकि हमने कल 3 पार्ट में डिवाइड भी किया था कि 3 टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी कंपाउंड है हम उनको 3 टाइप में डिवाइड कर लेंगे। आज 1 बाय 1 वही करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कायरल सेंटर से ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। बस वो मैंने इसलिए डिवाइड किया था, मान लीजिए उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हालांकि बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है, यानी उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बस इतना ध्यान रखो, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहले आप टाइप 1 हेडिंग डाल लो। आपको याद होगा टाइप 1 क्या क्या लिखा था हमने, टाइप 1। टाइप 1 में क्या किया था भाई, अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, इफ one chiral center is present in a molecule, then it is optically active। कल मैंने आपको लिखवा था ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, चाहे तो आप वहां से ऑलवेज हटा सकते हैं क्योंकि ऑलवेज नहीं होगा, एक एक्सेप्शन अभी यहां पे आएगा, देखेंगे कैसे आता है। देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बस ये लिख लो, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब कैसे करते हैं, मान लीजिए अपने को यहां पे एक कंपाउंड दे दिया, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, ये ऐसे बना के दे दिया, मैं आपको 3D बना के दिखा रहा हूं, ठीक। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है या पहले ही पढ़ चुके हो। यहां पे मान लीजिए मिथाइल लगा है, यहाँ पे मान लीजिए इथाइल लगा है, यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे H लगा है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो सेंटर है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और चारों ही ग्रुप इससे अलग लगे हुए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगा, यहाँ पे OH ग्रुप लगा, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा, तो सारे ग्रुप अलग लगे हुए हैं। तो क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे जब चारों ग्रुप अलग लगे हों तो उसको हम क्या कहते हैं, कायरल सेंटर कहते हैं या कायरल एटम कहते हैं। तो ये वाला कार्बन एटम क्या है, कायरल है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है, यानी हम क्या बोलेंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ में आएगी नहीं? और भी एग्जांपल आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप कहीं से भी चेक कर दो, इसमें कहीं से भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती है। आप भले ही चेक करना, आप क्या करोगे, अज्यूम करो, 3D अज्यूम करो। जैसे हम 3 पेन ऐसे पकड़ लेते हैं, फिर एक यहां पे ऐसे लगाते हैं, तो सबको अलग अलग मॉलिक्यूल मान के आप चेक करो, सबको अलग अलग ग्रुप मान के आप चेक करो, कहीं से भी किसी भी प्लेन से काट के देखो, कहीं से भी सिमेट्री नहीं आएगी। इसलिए अगर एक कायरल सेंटर होगा तो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। अभी एक एक्सेप्शन आगे हम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे दे कि यहां पे ये क्वेश्चन आपको दे दिया, तो इस क्वेश्चन में आप क्या बोलेंगे, इसमें भी एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे अपने क्वेश्चन करने रहते हैं, कितने भी दे दे भले ही आप कर सकते हो सारे। मान लीजिए आपको ये दे दे, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या दे दिया, OH दे दिया और यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज है, ठीक। तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ पे एक कायरल सेंटर है,
sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और कंपाउंड देते मान लीजिए आपको ये दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया, तो इस सेंटर पे देखो sp3 हाइब्रिडाइज, चारों ग्रुप अलग, 1 कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ में आई? लेकिन अब इधर देखो, अब यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन करते हैं, तो एक्सेप्शन लिखना और समझना पहले इसको। अब पेन कॉपी रखो, एक बार इधर देखो, पहले इसको अच्छे से समझ लो। देखो मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, इस पे एक लोन पेयर है, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक मिथाइल लगाया और एक इथाइल लगाया। आप बोलेंगे क्या ये कायरल सेंटर है? 1 कायरल सेंटर है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या है, कायरल होगा, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? देखो होता क्या है इसमें, ये जो लोन पेयर है इसके कारण अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक, और उस रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन के कारण ये आपको सिमेट्रिक दिखाई देता है। एक्चुअल में मैं बता देता हूं, पहले आपको लिखवा बाद में दूंगा। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं आपके, पिरामिडल है ये, जैसे एक ये हाइड्रोजन लगा, ये इथाइल लगा, ये मिथाइल लगा, ऐसा मान लो आप एक बार। और यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर जो दिखता नहीं है, लोन पेयर इज आत्मा, दिखता नहीं आपको, ठीक, तो ये लोन पेयर मान लिया आपने। अब होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि अम्ब्रेला इन्वर्जन हो सके। अम्ब्रेला इन्वर्जन कैसे होता है, अब ये लोन पेयर ऊपर है तो ये फ्लिपिंग करके ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक, ये कभी तो लोन पेयर ऊपर है, कभी नीचे चला जाएगा, अब नीचे चला गया, तो ये ऐसे करता रहता है। और ये है ना, ये बहुत फास्ट होता है ऐसे। देखो आपको अब सिमेट्रिक दिख रहा होगा, जैसे हमारा फैन चलता है ना बहुत स्पीड से, तो आपको ऐसा लगता है कि गोल चक्कर चल रहा है, तो आपको सिमेट्रिक दिखाई देता है। तो वैसे ही ये इतना फास्ट करता है, तो ये फ्लिपिंग में ही ऐसा लगता है कि ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने के कारण ये हम क्या कहेंगे, आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आ गई? दोबारा बोल देता हूं, ये जो लोन पेयर है ये बार बार ऐसे फ्लिपिंग करता है और बहुत फास्ट करता है, और ये फ्लिपिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, और इस फ्लिपिंग के कारण ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक दिखाई देता है, इसलिए क्या है, ऑप्टिकली, आपका ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। बात समझ में आई? तो लिख लो, ड्यू टू दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक, ड्यू टू रीजन क्या है, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों बोला इसको, मैं आपको बता देता हूं, देखो अभी बता दूं, एक बार लिख लो, ड्यू टू रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये क्यों होता है, ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर, एनर्जी रिक्वायर्ड for flipping of lone pair is available at room temperature। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये होता है। अब इसमें देखो मैं बता देता हूं आपको ऐसा क्यों हुआ। ये अम्ब्रेला इन्वर्जन का मतलब समझ लो, यहां पे क्या है, जैसे अगर हम बात करें, यहां पे अगर बात की जाए, देखो होता क्या है, जैसे हमारा अम्ब्रेला ऐसे होता है, ये देखो ये हमारा अम्ब्रेला है, ऐसे आप छाता पकड़ के चलते हो, ये आपको ऐसे दिखाई देता है, ठीक। अब बारिश में क्या है, कई बार उल्टा हो जाता है, और उल्टा होने के बाद कैसे दिखाई देता है आपको, ये नीचे ऐसे है तो ये ऐसे हो जाता है। ये मान लो ऐसा ऐसा हो जाए, अब ये ऐसा है तो इसको ऐसा दिखा सकते हो, या अगर ऐसा हो जाए, ठीक, ऐसा समझ लो, या ऐसे उल्टा सीधा होता रहता है, ये ना, समझ आ रही बात? वही क्या है, आपका रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो जब रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है तो आपको क्या लगता है, मॉलिक्यूल आपको क्या दिखता है, सिमेट्रिक दिखाई देता है ना, ठीक। और इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लो। यहां पे मान लीजिए कार्बन आ जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे कार्बन दे दिया, कार्बन का एनायन दे दिया, ठीक, एक एनायन और 3 इसके अलग अलग ग्रुप लगा दिए, मान लीजिए ये मिथाइल और ये इथाइल, ये 3 ग्रुप अलग लगा दिए, एक लोन पेयर है, कायरल सेंटर है भाई, एक कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडाइज हो, एक ही कायरल सेंटर हो, उसमें उन 4 ग्रुप में से एक लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यह बात आपको याद रखनी है। ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन, रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन किसके कारण होता है, फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर के कारण होता है, और फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। बस इतना सा था, एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट लिखो टाइप 2। टाइप 2 हमने कल क्या लिखा था, लिख लो मेरे साथ साथ। टाइप 2 याद करो, इफ मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, इफ मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, देन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल मे और may not be ऑप्टिकली एक्टिव। ये बताया था मैंने आपको, ठीक। ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट हो। समझ आ रही बात, तो वो अनसिमेट्रिक होगा यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ आ रही बात, तो लिखना चाहो लिख लो, मॉलिक्यूल इज, नेक्स्ट लाइन में लिखना, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव if it is unsymmetric, that is क्या बोलेंगे इसमें, that is center of symmetry and plane of symmetry is absent। समझ आई बात, तो अगर ऐसा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज लिखना चाहते लिख लो, अदरवाइज molecule will be optically inactive, molecule will be optically inactive। बात समझ में आई। अब जैसे एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये आ जाए, यहां पे ये आ गया, तो इस कंपाउंड में देखो, ठीक, चाहे आप 3D जूम करके देख लेना। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इस कंपाउंड में, आपको देखो सिंपल सी बात है, दोनों कायरल सेंटर है भाई। अब मैं बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसमें कितने कायरल सेंटर है, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हो, आप खुद चेक करो, आपका ये काम है। मैंने तो पहले ही हेडिंग डाल दी, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, तो इसमें 2 कायरल सेंटर है। अब आप देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहीं से प्रेजेंट नहीं होगी। आपके माइंड में यह आ सकता है, सर मैं यहां बैठ के देखूंगा, इधर OH इधर OH, इधर H इधर H, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल। बिल्कुल सही बात है, ये आप 2D देख रहे हो, एक्चुअल में क्या है, ये कार्बन भी आपका 3D है, ये कार्बन भी 3D है। तो टेट्राहेड्रल शेप बना के देखो ना, फिर आपको नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि जैसा आपका मन करेगा वैसे देखेंगे। बात समझ में आ रही मेरी, तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऐसे आएगा। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट मान लीजिए और क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको, यहाँ पे ये दे दिया CH3 और ये दे दिया OH, ये OH, ये H, ये H। तो अब आप इसमें देखो, इसमें साफ साफ आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी। अब देखो इस प्लेन के जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है ना, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इन बातों का ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट और एग्जांपल अगर आप करना चाहो तो इस एग्जांपल में मान लीजिए मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगाया, यहाँ पे OH लगाया, ये OH लगाया और ये OH लगाया, सॉरी यहाँ पे ये H है, ठीक, और ये मैंने इथाइल लगा दिया। तो ऐसे कंपाउंड में स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में देखते हैं सर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अरे नहीं है भाई, कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है, इसमें दो ऊपर भी मिथाइल था नीचे भी मिथाइल था प्लेन के। बात समझ में आ रही है, तो ये मिस्टेक मत करना। तो आप बोलेंगे इसमें 2 कायरल सेंटर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे चेक करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। और एग्जांपल, कितने भी एग्जांपल आपको दे सकता है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया COOH, तो HOH तो इसमें भी आप देखना जैसा पहला एग्जांपल है वैसा ही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। और इसमें 2 कायरल सेंटर आएंगे, चेक एक ये रहा, है ना। ये तो बार बार चाहे लिखने की जरूरत भी नहीं, आप अंडरस्टूड है कि जहाँ ये आपका स्टार लगा हुआ है ये कायरल सेंटर है, ठीक। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है कितने नहीं है, ठीक। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके आगे। और जब हम बढ़ते हैं, जैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए ये दे दिया आपको, यहां पे मिथाइल लगा बाहर की तरफ और यहां पे मिथाइल लगा बाहर की तरफ, यानी अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना। बोर्ड के इनसाइड द प्लेन क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो आप इसमें देखो ये 2 कायरल सेंटर तो आपको दिख रहे हैं। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही नहीं आती, ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग रिंग में, ठीक। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो
नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ है क्या? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर इस प्लेन में काट दिया जाए, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, CH2 क्या होगा, आधा इधर आधा इधर, ठीक। और यहाँ पे CH3 ऐसे ये मिथाइल लगा है, इधर भी ऐसे ही मिथाइल लगा है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही आ रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर अगर ऐसे दे देता, इसकी ट्रांसफॉर्म देता, इसकी ट्रांसफॉर्म मान लीजिए आपको दे देता, कैसे, ऐसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन देता है, ठीक। तो इस केस में आप यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, वैसे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही नहीं इसमें, और इस बार प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। मान लीजिए और क्वेश्चन आपसे करवाए, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दे, यहां पे सॉरी ये दे दिया और यहां पे ये दे दिया, तो क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? तो मेरे को तो साफ साफ नजर आ रही, देखो ये रही, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक। और एग्जांपल करें, ठीक, ये समझ आया ना, जैसे ये था वैसे ही ये है। और एग्जांपल इसी का दे सकता आपको ऐसे, यहां पे मान लीजिए ये Cl दे दे और इस बार ये Br दे दे, तो अब बताओ, इस बार आप ये मत बोलना सर ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उधर ऊपर Cl आएगा, नीचे वाले प्लेन के नीचे क्या आएगा, Br आएगा, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे हम चेक करते हैं। और चाहो और एग्जांपल, मान लीजिए आपको ऐसा किया, यहां पे इसने मिथाइल दे दिया और यहां भी मिथाइल दे दिया, लेकिन इस बार एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक। अच्छा ये तो चेक कर लोगे ना, कायरल सेंटर तो है, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, दो कायरल सेंटर है इनमें सब में, ठीक। कोई डाउट है क्या? तो इसमें देखो, इसमें जैसे आपने इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दिया, उसमें मत बता देना, क्योंकि वो क्या है, एक तो प्लेन के बाहर है एक प्लेन के अंदर है। तो ऐसा सोचो, ये है आपके, जैसे इस केस में क्या है, ये आपकी ऐसे बन रही है, एक नीचे है। अब बताइए कैसे काटोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही मतलब नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो तब रहती जब इस कार्बन पे बाहर की तरफ है और इस कार्बन पे अंदर की तरफ है, इस वाले कार्बन पे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। और अब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, वैसे ही नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे ऐसा काट के देखा आपने, तो इधर तो ऊपर मिथाइल आ रहा है, इधर आया क्या, नहीं, इधर तो नीचे वाला है, क्योंकि इनसाइड द प्लेन है। ये ऐसे आपका, ये बोर्ड पे देखा जाए तो एक बोर्ड के बाहर एक बोर्ड के अंदर, ये अंदर की तरफ है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे चेक करते हैं। ये एग्जांपल हो गए, इतने सिंपल एग्जांपल है। अब इससे अच्छे लेवल के एग्जांपल मैं और दिखाऊंगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, बहुत इजी है, आप मेरे साथ के साथ करेंगे। बताओ भाई पहला होगा कि नहीं होगा? इसमें चेक करो, कहीं पे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रही होगी, क्योंकि 5 की चेन है, 5 की चेन 3 की चेन हो, 5 की हो, 7 की हो, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं, ठीक। तो कम से कम रिंग कितने की होनी चाहिए? इवन की होनी चाहिए, 4 की हो, 6 की हो, 8 की हो, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ सकती है। तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और इसमें 2 कायरल सेंटर भी है जो आपको ये दिख रहे, ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बोलो, है भाई है, ये रही ना, ऐसे काट दो, इधर भी है मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर ये कार्बन, इधर ये कार्बन मिरर के, ठीक। और ये वाला मॉलिक्यूल आपका कट गया, आधा इधर आधा उधर, ठीक। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर बात की जाए, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, क्योंकि इस बार एक प्लेन के बाहर है एक अंदर है मिथाइल। उसमें क्या था, दोनों प्लेन के बाहर थे ऐसे, तो बीच में से ऐसे काटा, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, ऐसे बीच में से काट दिया, ये दोनों मिथाइल ऐसे, ठीक। इसलिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसमें नहीं आएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट, इसमें भी भले ही चेक कर लो, इसमें भी नहीं आएगा, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ठीक। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कहीं से चेक कर लो नहीं आएगा, ठीक। और इनमें 2 कायरल कार्बन है, वो आप बेशक लिख लेना, आप चेक करते जाना, वो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक। तो इसमें 3 कायरल कार्बन आएंगे, भले ही आप ये चेक कर लो, ये तीनों कायरल कार्बन आएंगे, ठीक। 3 कायरल सेंटर है। ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन कल मैंने आपको करवाए थे। तो इसमें चेक करो, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी भाई, ठीक। भले ही चाहिए कि देखो, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, यहाँ से चेक करते हैं, ये ऊपर की तरफ है, तो इससे इक्वल डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन, ये रहा अपोजिट डायरेक्शन में बोर्ड के अंदर एक और मिथाइल लगा होना चाहिए था, वो नहीं लगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे काटने की कोशिश करें? अगर इसको हम ऐसे काट देंगे, मान लीजिए ऐसे काट दिया, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये तो प्लेन के एक तो इस तरफ मिथाइल आ गया, एक इस तरफ आ गया, लेकिन ये जो मिथाइल है, यहाँ पे अगर एक मिथाइल और ऐसा ही होता तो इसमें सेंटर क्या हो जाता, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती, ठीक। तो लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है,
यहाँ पे अगर एक और मिथाइल प्लेन के बाहर होता तो इसको ऐसे काट देते, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आती, लेकिन वो नहीं है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, इसको आराम से काट सकते हो ऐसे है, देखो ये है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी आपको, दो कायरल सेंटर है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कैसे है ये मॉलिक्यूल, ये CH2 और ये CH2 क्या है, ये गोला आधा कट गया प्लेन के, आधा उधर आधा इधर, तो इस पे आपने देखा, ये देखो यहां से ये ऐसे, ये डिस्टेंस पे देखो, आप देखते हो ना भाई, ऐसे ही तो करते हो, ये ऑप्टिक्स में पढ़ते हो कि ये पॉइंट जितना इधर से दूर है उतना ही इधर से दूर है, समझ आ रही बात, प्लेन के उतना ही उधर दूर है, बिल्कुल 90 पे, ये 90 पे होंगे ऐसे, तो आपने देखा ये 90 पे लाइन ऐसे खींची तो आप समझ गए आराम से, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक, तो ऐसे अपने को करना रहता है, कर लोगे, ठीक है। चलो ये तो लिखी हुई रहने दो चाहे आपकी याद रखने के लिए, और ये हटा दो डॉटेड, है ना, डॉटेड भले ही हटा दो, ठीक, और ये लाइन खींची रहने दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखना चाहिए आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री की लाइन है, ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या है Cl, इसमें Br, तो ऐसे इधर Cl आ गया, इधर Br आ गया, तो ऐसे आप अगर ये लाइन लगाते हैं तो इस प्लेन के उधर तो Cl है, इधर Br है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये आपको नहीं करना है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। बात समझ में आ रही है, दो कायरल सेंटर इसमें होंगे, ये वाला और ये वाला। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसमें आपने देखा ये दो कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर से अपना कोई लेना देना नहीं है, मैं बता रहा हूं वैसे ही कितने कायरल सेंटर है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कायरल सेंटर चेक करने की जरूरत नहीं है, कायरल सेंटर की कोई कंडीशन नहीं, कायरल सेंटर एक हो, एक से ज्यादा हो या एक भी ना हो, तब भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। ठीक, पिछले केस में हम देख चुके हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं, इसमें दो कायरल सेंटर है, एक से ज्यादा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ठीक, तो इसमें जब आप चेक करोगे तो इसमें आपको दोनों कंडीशन सोचनी पड़ेगी। दोनों कंडीशन कैसे, ये मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है, देखो एक तो ये मॉलिक्यूल ऐसे हो सकता है, यहां पे मिथाइल लगे, दोनों सीस आइसोमर बनाए, और एक हो सकता है आपका ट्रांस, ठीक, यहां पे ऐसे आ गया, मान लीजिए ये इथाइल आ गया और ये मिथाइल आ गया। ठीक, अब दोनों में चेक कर लो, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दो इसमें नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सिमिलरली इसमें चेक करोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगी, और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आई, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा अपने को, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर इसमें सिंपल देते सिस ट्रांस दोनों बना के देखो, जरूरी नहीं है कि हम सिस को बोले ट्रांस को बोले, क्योंकि एग्जामिनर ने सिंपल अपने को क्वेश्चन दिया है, अगर मान लीजिए सिस या ट्रांस में से कोई एक ऑप्टिकली नेगेटिव है तो आप कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आपने सिस बोला या ट्रांस बोला। बात समझ में आ गई, लेकिन ऐसे नहीं देता क्वेश्चन एग्जामिनर कभी भी, जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे देगा। अब नेक्स्ट ये वाला ये वाला आपका मॉलिक्यूल है, इसमें देखो 4 कायरल सेंटर है, 4 कायरल सेंटर है। ठीक, अब बात इसमें आती है, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल। देखो इस सेंटर से देखो, इक्वल डायरेक्शन अपोजिट, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, क्या है CH2 मॉलिक्यूल है, सही है। तो यहाँ पे क्या CH के बाहर की तरफ CH3 लगा, और इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ CH3 लगा। सिमिलरली यहाँ बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और सबसे खास बात, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप चाहे कोई भी प्लेन बना के देख लो। ठीक, बात समझ में आ रही है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकती है। कैसे, ये वाला अगर हम बनाएं यार, ये वाला अगर बनाते हैं तो हो सकती है ना, क्योंकि ये दोनों अंदर की तरफ है, बिल्कुल ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, बहुत अच्छी बात है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आपके दो ही कायरल कार्बन है, यहाँ पे एक तो ये और एक ये, आप ये Cl इधर से क्या लगा CHI, इधर गए CHBr, इधर से Cl गए CH, ये इस कार्बन के CHBr और इधर CHI, और हाइड्रोजन और क्लोरीन तो लगे ही दोनों अलग। लेकिन ये वाला जो है ना, ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि देखो आयोडीन हाइड्रोजन अलग लगा इसके। ठीक, इधर गए CHCl, इधर गए CHCl, आगे गए CHBr, आगे गए CHBr। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर 4 कायरल कार्बन है इसमें, कैसे है भाई, ये मत बोल देना 4 है कि सर ये Cl ऊपर लगा या नीचे लगा, हमें वो नहीं चेक करना रहता, हमें वो देखना रहता कि उसके अराउंड कौन से मॉलिक्यूल लगे हैं, इसमें ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। बात समझ में आई। ठीक, अब इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं आएगी, क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन अलग लगे हैं, 2 कायरल सेंटर है, और क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आएगी, चाहे कहीं से भी चेक कर लो।
ठीक, ऐसे मान लीजिए आपने काट दिया तो ये Cl ऊपर है, ये Cl अंदर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखो, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में भी ये दो ही कायरल सेंटर है। ठीक, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं है क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन अलग आ गए। तो मान लीजिए, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे काट दूं तो देखो ये प्लेन के आपने ऐसे काटा जब, तो यहाँ पे क्या है, ये लगा आपका Cl, ये देखो यहाँ पे ये Cl, ये Cl लगा, दोनों ऊपर की तरफ लगे हैं। ठीक, तो ऐसे आपने काट दिया तो यहाँ पे क्या लगा था आपका, मान लीजिए यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ था। ठीक, चलो क्वेश्चन की तरह दिखाता हूँ। यहाँ Cl लगा, ये Cl लगा, दोनों ऊपर की तरफ लगे, ये आयोडीन लगा हुआ है, ये नीचे ब्रोमीन लगा हुआ है। जैसे ही आपने ऐसे काटा तो ये आयोडीन आधा ऊपर, आधा इस साइड, आधा इस साइड प्लेन के ऐसे काट रहे हैं ना, तो नीचे वाला Br आधा इधर, आधा इधर। तो इसमें क्या है, ये तो आ गई सिमेट्री, और इधर Cl ऊपर, Cl ऊपर, तो ये बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ रही है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए, इतने क्वेश्चन काफी है प्रैक्टिस के लिए। एक बार आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो टाइप 3। टाइप 3 में हमने क्या लिखा था, टाइप 3 हेडिंग डाल के मेरे साथ साथ लिख लो, इफ molecule have no chiral center, कोई chiral center ना हो, then it may or may not be ऑप्टिकली एक्टिव। बात वही है, अगर अनसिमेट्रिक होगा यानी उसमें अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज इनएक्टिव होगा। लिख लो वो बात। देन ये लिखा, देन इट मे बी ऑप्टिकली, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अब लिखो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज अनसिमेट्रिक। दैट इज, क्या लिखोगे, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, otherwise molecule is optically inactive। ठीक, अब है ना, मैं एक काम करूंगा, जितने भी मॉलिक्यूल मैं यहां पे लिखने वाला हूं वो सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें आपका कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। भले ही आप चेक कर लेना, बीच बीच में मैं बता भी दूंगा, लेकिन ये काम आपका है कि कायरल सेंटर चेक करना, क्योंकि अब बहुत प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। तो स्टार्ट करता हूं मैं सिंपल क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन बना दिया, ये क्वेश्चन मान लीजिए मैंने बनाया यहाँ पे, तो बताओ भाई इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मिथाइल लगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ये तरह CH2 ऐसे ही CH2 सेम सिमेट्रिक है, तो इसमें 0 कायरल सेंटर है। ठीक, और सेंटर ऑफ सिमेट्री आप बोलेंगे नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आप बोलेंगे नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा करवाता हूं, देखो अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसके ये साइक्लोप्रोपेन है, इसके तीनों कार्बन पे मिथाइल लगा दिए, तो अब आपने मान लीजिए आप कैसे चेक करते कि तीनों पे अब किधर भी चले जाओ सेम ही ग्रुप आ रहा है, तो कायरल सेंटर तो नहीं होगा, तो इसमें 0 कायरल सेंटर आएगा इसमें भी। ठीक, और यहाँ पे अगर आप बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, वैसे ही 3 की कार्बन है, वैसे भी नहीं आएगा। ठीक, 3 कार्बन की चेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है, कैसे आएगा, ये आ रहा, इसको ऐसे काट दो, ये मिथाइल कट गया आधा आधा, आधा इधर आधा उधर। ठीक, और इधर बाहर की तरफ मिथाइल, इधर भी बाहर की तरफ मिथाइल, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जांपल ऐसे दे दे, यहां पे मान लीजिए ये एग्जांपल ऐसे दे दे। ठीक, 0 कायरल सेंटर नजर आ रहा है, इसमें कोई आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं नजर आ रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कैसे है चेक करो, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, ये रही। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल तो कट जाएगा ना भाई, क्या है, ट्राइंगल है, ये एक नीचे लगा हुआ था। ठीक, तो नीचे लगा हुआ था वो तो आधा आधा कट गया, प्लेन के आधा इधर, और ये एक ऊपर, बिल्कुल ये प्लेन है ऐसे। ठीक, ये दोनों मिथाइल लगे, नीचे वाला मिथाइल आधा इधर, ऐसे हो जाता है। ठीक, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और एग्जांपल करें, और एग्जांपल जब आप करते हो, मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए, यहां पे
ये दे दिया, ठीक। मान लीजिए ये दे दिया, Cl लगा दिया, यहाँ मिथाइल मिथाइल लगा दिया। तो अब क्या बोलोगे, आपको क्या लगता है इसमें है या नहीं है? तो इसमें हम बोलेंगे सबसे पहली बात, जीरो कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि किधर से ही चले जाओ, आप बोलोगे सर इसमें मिथाइल लगा, हाइड्रोजन लगा, इधर जाके देखो CH2, उधर से भी CH2, आगे CH3, इधर से भी CH3, तो कायरल सेंटर तो है नहीं। सिमिलरली उस पर चेक कर लेना, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। चेक करो कैसे है, चेक करो जल्दी से, सोचो आप, मेरे को तो बताना ही है। अरे ये रही है ऐसे यार, ठीक। बताऊं कैसे? भाई सिंपल सा है, हमारा ये जो है ये है साइक्लोप्रोपेन है, ठीक, साइक्लोब्यूटेन है। यहाँ पे लगा, एक ऊपर लगा, ऊपर उधर वाला लगा है, और ये नीचे लगा, ठीक। तो अगर ऐसे काटोगे तो ऐसे में तो एक मिथाइल ऊपर एक नीचे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। लेकिन अगर ऐसे काट दोगे, इधर CH2 प्लेन के, उधर CH2, और ये मिथाइल जो है आधा इधर प्लेन के आधा उधर, और नीचे वाला भी आधा इधर आधा उधर, तो ये प्लेन में काट दो ऐसे, ये देखो, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और एग्जांपल करते हैं, तो और एग्जांपल कैसे करने अपने को, और एग्जांपल करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं, मान लीजिए अलग अलग दे देता, यहां Cl देता और यहां Br देता, तब भी क्या आएगा, आपकी यही प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ जाएगी। देखो, ठीक, ऊपर आधा Cl इधर कट गया, आधा ये ऐसे ये प्लेन है, ठीक। यहाँ पे ये Cl ऐसे ऊपर लगा और एक Br नीचे लगा, इसको ऐसे काटा, आधा Cl इधर आधा प्लेन के उधर, ऐसे ही Br आधा इधर आधा उधर, ठीक। तो आधे ये मॉलिक्यूल ऐसे कट जाएंगे आधे, बस आप उसको स्फीयर मान लिया करो, ठीक। तो क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज रह गई, देखो इसमें मैंने बोला सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि एक मिथाइल ऊपर लगा, एक मिथाइल नीचे लगा, इक्वल डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन, सेम मॉलिक्यूल लगे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे अपने को चेक करना है। और क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, जैसे कैसे करेंगे, मान लीजिए और क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गए सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके। यहां पे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, यहां पे ये लगाया Cl और ये लगा दिया मान लीजिए Cl ऐसे, ठीक, और ये लगाया Br और ये लगा दिया Br, ठीक। आप बोलेंगे इसमें क्या कोई कायरल सेंटर है? नहीं है, भले ही चेक करो, इस कायरल पे एक क्लोरीन एक मिथाइल, ठीक, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, सॉरी, तो यहां पे इधर मूव किया CHBr, इधर मूव किया CHBr, उससे आगे चले CHCl, इससे आगे भी चले CHCl, बाकी में भी ऐसे ही चेक कर लेना, ये Br हाइड्रोजन, इधर गए CHCl, इधर गए CHCl, इधर से ऐसे आगे बढ़े CHBr, इधर से आगे बढ़े CHBr, तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, जीरो कायरल सेंटर है। समझ आई बात? तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि देखो इस सेंटर से देखा, ये Br ऊपर की तरफ, एक Br अंदर की तरफ, ये तो आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये दोनों Cl बाहर की तरफ लगे, तो एक ही डायरेक्शन में लगे, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए थे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर इन मॉलिक्यूल को, ये यहाँ पे ऐसे है, तो मैं इसको अगर ऐसे काट दूंगा तो आपके क्या आ जाएगा, इस प्लेन के Cl बाहर इधर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, और Br एक ऊपर जो बाहर की तरफ आधा इधर आधा उधर, और जो अंदर की तरफ है आधा उधर आधा इधर प्लेन ये, तो सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक। और क्वेश्चंस कर सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने को यहां पे ये दे देता, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये Cl, यहां पे ये Cl देता है यहां पे, और यहां पे Br और यहां पे Br दे देता मान लीजिए ऐसा, तो इसमें भी आप चेक करो, इसमें सीधे सा आपको ना जीरो कायरल सेंटर आएंगे, ठीक, और सेंटर ऑफ सिमेट्री इस बार प्रेजेंट है, चेक कर लो भले ही। देखो Cl बाहर की तरफ, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, Cl अंदर की तरफ, इधर देखो, इधर Br बाहर की तरफ, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, Br अंदर की तरफ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री इस बार नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ गया जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, इस क्वेश्चन में दे दिया उसने, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, यहां पे मिथाइल और यहां पे इथाइल, मिथाइल और इथाइल को आपको ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं सोचना, सिंपल आपको गोला मानना है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। जीरो कायरल सेंटर है इसमें, ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री इस बार नहीं है,
क्योंकि उधर मिथाइल है, यहां से सेंटर से देखा ये बाहर की तरफ मिथाइल लेकिन अंदर की तरफ इथाइल, तो नहीं होगी। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात की जाए तो ये गोला और ये गोला, ऐसे गोला मान के इसको ऐसे काट दो तो क्या आ जाएगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन आपके ऐसे आ गया, यहां पे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके ऐसे दे दिया जाए, देखो यहां पे ये ऐसे दे दिया, देखो भाई आपको लग रहा हुआ इसमें कायरल सेंटर है लेकिन इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर नहीं है। देखो ना तो ये यहाँ पे देखो ये कोई कायरल सेंटर नहीं है, आपको ये तीनों लग रहे होंगे। ठीक, आप मूव करके देखो, इधर से मूव करोगे यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन CH2 CH2 CH CH3 आगे गए CH CH3, उससे उधर आ गया CH2, इधर आ गए CH2, तो ये तीनों कायरल सेंटर आपको दिख रहे हैं लेकिन ये नहीं है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें 0 कायरल सेंटर है सबसे पहली बात तो। ठीक, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि देखो इस कार्बन पे यहाँ सेंटर से देख लिया करो, इस कार्बन में बाहर की तरफ मिथाइल लगा लेकिन इस कार्बन पे अंदर की तरफ मिथाइल नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, बिल्कुल है। कैसे है, ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल को, ये प्लेन के अंदर है, आधा इधर आधा उधर। ठीक, और इधर ये CH2 CH3, इधर ये CH3 और ये भी। ठीक, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, देखो भैया 90 का एंगल तो बन रहा है, अगर इसको ऐसे मिलाओगे आप, ये 90 का एंगल है बिल्कुल एग्जैक्ट, और उसके इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, समझ आया कि नहीं आया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऐसे चेक करते हैं। और क्वेश्चंस देते जैसे यहां पे मान लीजिए हम और एग्जांपल करना चाहे तो कैसे, एक एग्जांपल और कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला एग्जांपल है, मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया, आप साथ की साथ किया करो मेरे, है ना, तभी मजा आएगा, स्पीड से करोगे तो। यहाँ पे मान लीजिए ये दे दिया, ये वाला एग्जांपल हुआ नहीं ना अभी, हाँ ठीक है, नहीं हुआ है। ठीक, तो इसमें 0 कायरल सेंटर है, नहीं है कायरल सेंटर, चेक करो। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना मिलेगी क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है। ये मॉलिक्यूल इस प्लेन में काट दो। ठीक, आधी आधी आपकी साइक्लोहेक्सेन कट गई, और जो Cl बाहर की तरफ था वो आधा इधर आधा इधर। ठीक, और जो Br नीचे की तरफ है आधा इधर प्लेन के आधा इधर, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक, ये नोट डाउन कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, इनसे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकते, इनसे बाहर नहीं आ सकता। मैंने बोला है आपको इतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल। देखते जाओ, बहुत ज्यादा हम ऑप्टिकल आइसोमर की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आगे आगे प्रैक्टिस ही करनी है। इसीलिए मैंने एक लेक्चर एक्स्ट्रा भी करवा दिया। ये जो आज मैं आपको करवा रहा हूं शेड्यूल के अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर में हो जाना चाहिए था, लेकिन इसलिए करा रहा हूं ताकि और ज्यादा अच्छे से मैं आपको करा सकूं। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पे कर रखी है, वो देख लो। मिस्टेक क्या की है हमने, देखा इस मॉलिक्यूल में ये वाला जो है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन हमने बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अरे सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, कंपाउंड सिमेट्रिक हो जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या दोनों ही प्रेजेंट हो तो कंपाउंड सिमेट्रिक होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और दोनों ही एब्सेंट हो, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और ना प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तब हम क्या कहेंगे, कंपाउंड अनसिमेट्रिक होगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये समझ में आ गया, ये करेक्शन कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे और एग्जाम्पल करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल मैं एक आपको करवाता हूँ, इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एग्जाम ये लिख के दे देता है H, ये H, यहाँ पे लिख दिया OH और ये लिख दिया CH3। क्या ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? सोचो एक बार आपको ये क्वेश्चन खुद को ट्राई करना चाहिए, 1 मिनट के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। अगर सीधा इस क्वेश्चन में अगर एक कायरल सेंटर रहता, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों सेम ना होते, अलग होते, तो आप बोल देते डायरेक्ट कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अब आप नहीं बोल पा रहे हो। आप ऐसा मान लो, जो मेरे 2 मार्कर है मैंने सेम लिए हैं, दोनों हाइड्रोजन है, और बाकी पेन और पेंसिल क्या है, ये पेन मान लीजिए हमारा क्या है, ये OH ग्रुप है। ठीक, और यहाँ पे ये आपका क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है जो ऊपर लगा है।
पेन आपकी तरफ है यानी बाहर की तरफ है, क्या हो गया आपका OH ग्रुप हो गया, और ये पीछे की तरफ जो है ये आपका हाइड्रोजन है, और एक आपका इसके साथ बोर्ड के साथ जो प्लेन में, इसके साथ जो प्लेन में, ये प्लेन में है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, ये बोर्ड के प्लेन में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये वाला प्लेन वाला है ना, उधर लगा दो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल को मैं क्या करता हूं, अगर ऐसे काट दूं, ये जो ऊपर वाला CH3 है आधा इधर आधा इधर, ये OH आधा इधर आधा इधर, बिल्कुल ऐसे। और देखो ये कंपाउंड हमारा सिमेट्रिक होता है, ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिमेट्रिक कंपाउंड होता है, जैसे ही ऐसे काटोगे तो इसमें क्या आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी। तो यहाँ पे इधर हाइड्रोजन, ये आपका मिथाइल प्लेन के आधा इधर, ऐसे ही OH आधा इधर, तो ऐसे कट जाएगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये क्या आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बस समझ में आई। और एग्जांपल्स अगर आपको दे दिए जाए, जैसे ये दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया सिस ब्यूटूइन, तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये तो आपको पता ही, 0 कायरल सेंटर आना ही है, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या भाई, बिल्कुल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, आप यार एक काम करो, ये मान लो कि यहाँ पे ये 2 बॉन्ड ऐसे है, इसके यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक मिथाइल इधर लगा एक इधर लगा, जैसे ये 2 मिथाइल लगे हैं, तो आप एक काम करो, इसको इसी प्लेन में काट दो। इस प्लेन में अगर काट दोगे तो ये क्या होगा आपका, ये मिथाइल जो है ये गोला है, आधा प्लेन के ऊपर आ जाएगा आधा नीचे, ऐसे ये आधा ऊपर आधा नीचे। वैसे मैंने आपको सिखाया था कैसे करता है, लेकिन आप गोला मान लिया करो उस ग्रुप को पूरे को, मिथाइल है, इथाइल है, OH है, OCH3 COOH है, उसको पूरा गोला मान लिया करो, अपने आप कट जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप उसको एक किसी भी ग्रुप को एक गोला मान लो, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे काटोगे तो स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे काट देना प्लेन में, तो क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन सी है, स्लाइस कट है, याद रखने के लिए। तो क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली अगर है इसमें हम बात करें ट्रांस आइसोमर में, तो इसमें 0 कायरल सेंटर है, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होगी, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इधर ऐसे हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं, ठीक, ये इधर हाइड्रोजन, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी, स्लाइस कट, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसे यहाँ पे ये कर दे कि भाई मैं तो यहाँ पे मिथाइल दे रहा हूं और यहाँ पे इथाइल दे रहा हूं, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, यार मिथाइल अलग इथाइल अलग आ गया, ऐसे थोड़ा बोला मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। ऐसे भी उस केस में जैसे ऐसे भी आ जाएगी, उसमें अगर बात करें तो इसमें ऐसे भी है और स्लाइस कट भी है, ठीक। लेकिन मैं स्लाइस कट इसलिए याद कराता हूं ताकि ये वाली आप ये वाली सोच के इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक ना करो। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन सी है, स्लाइस कट है, इसलिए मैं आपको स्लाइस कट याद करवाता हूं। तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, उसी के प्लेन में काट दो, जिस प्लेन में है ना, मान लीजिए XYZ प्लेन में, उसी में काट दो। मिथाइल इथाइल दोनों ग्रुप है, आधा मॉलिक्यूल मान लीजिए ये XYZ प्लेन में काटा, आधा मिथाइल ऊपर रहेगा आधा नीचे, आधा इथाइल ऊपर आधा नीचे, ये आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसे लगे रहते तब भी आप क्या बोलते, ये मिथाइल ये इथाइल लगा रहे भाई, क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन सी, स्लाइस कट, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बस इतना लिखना था, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन्स। क्या पढ़ना अपने को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन्स। कैसे करेंगे भाई, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है और करना भी है। देखो एलिन्स क्या होती है, जिसमें कार्बन कार्बन में लगातार डबल बॉन्ड हो ऐसे, उसको हम एलिन कहते हैं, ठीक। ये हमारी एलिन है, ठीक। अगर बात की जाए, ये कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ये sp2, इसके पास 2 सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा, तो sp और ये sp2 होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखो इसके पास कोई भी sp3 कार्बन है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इसके पास कायरल सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि कायरल सेंटर की कंडीशन क्या है कि ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज एटम या सेंटर जो चारों डिफरेंट ग्रुप से 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो या 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे, कायरल सेंटर कहते हैं। लेकिन इसमें तो sp3 है ही नहीं, तो ये यहां पे कायरल सेंटर आपका नहीं आ सकता। यानी आपका कौन सी टाइप में आएगा, टाइप 3 में आएगा, जो हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स विच हैव नो कायरल कार्बन, जिनमें कोई भी कायरल सेंटर ना हो। तो टाइप 3 का ही पार्ट है आज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, टाइप 3 का ही पार्ट कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एलिन्स हो,
चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्पायरो कंपाउंड्स हो, चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स हो। ठीक, ये तीनों पार्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं और तीनों थर्ड टाइप के ही सब टॉपिक है। समझ आ गई बात? अब कंटिन्यू करते हैं। देखो वैसे तो हम एलिन्स को पहले बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए इन तीनों कार्बन को मैं एक बार फिर से बना लेता हूं, इनकी बॉन्डिंग कैसे हुई होगी वो हम देखते हैं। तो ये देखो, मान लीजिए हमने ये एक्स डायरेक्शन मान ली, ये एक्स डायरेक्शन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ये अगर एक्स डायरेक्शन है तो ये मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, हमने ऐसा मान लिया। ठीक, तो ये इनका पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जो ये दो सिग्मा आपको दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन, बोर्ड के ही प्लेन में परपेंडिकुलर, ठीक, ये वाई डायरेक्शन होगी, तो यहां पे ये इनके पी वाई ऑर्बिटल होंगे, सबके ऐसे होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर अगर बात की जाए, इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये जेड डायरेक्शन होगी, जो बोर्ड के आउटसाइड और इनसाइड होगी, ये जेड डायरेक्शन होगी, और बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन में है। बात समझ में आई? तो अब यहां पे इसके ये जेड ऑर्बिटल्स ऐसे शो कर दिए मैंने अलग कलर से, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अगर बात की जाए तो अब आपको क्या करना, बॉन्डिंग शो करनी है। मान लीजिए पहले दो कार्बन, इन दोनों ने क्या किया, यहां पे ये भाई सिग्मा आपका एक्स डायरेक्शन में बन गया, तो पाई किस में बनेगा, या तो जेड डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। मान लीजिए इनके पी वाई ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की, तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इनके पी वाई ओवरलैप करके इन दोनों कार्बन की, बात समझ में आई? अब नेक्स्ट वाला कार्बन जो होगा उसका क्या करेगा, तो अब इसका तो पी वाई बीजी है, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो ये दोनों क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये अपनी बॉन्डिंग होगी। अब देखो, अगर इस कार्बन पे हम बात करें तो ये जो दो बॉन्ड आ रहे हैं ये कौन से प्लेन में आएंगे, अब ये पाई बॉन्ड कौन सी उसमें बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है वाई डायरेक्शन में। ठीक, तो ये जो प्लेनर बोलते हैं ना, sp2 को प्लेनर बोलते हैं, तो प्लेनर कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये एक्स जेड डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन, ये एक्स ये जेड, ये एक्स ये जेड, यानी इस प्लेन में ये प्लेनर होगा। तो ये वाला जो बॉन्डिंग होगी, यानी ये ऐसे होगी। अगर इसको मैं अलग कलर के पेन से शो करता हूं तो मान लीजिए ये ऐसे, यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहां पे जो हाइड्रोजन आएंगे ना ऐसे, ये हाइड्रोजन जो आएंगे, ठीक, तो ये कौन से प्लेन में आएंगे आपके, आप इनको ऐसे शो करेंगे। एक बार हाइड्रोजन को हटा देते हैं, हाइड्रोजन को बाद में बना देंगे प्लेन। देखो इस प्लेन में आएंगे, ये इस प्लेन में एक्स जेड प्लेन में आएंगे। ठीक, यहां पे आपके दो हाइड्रोजन आएंगे ऐसे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तो ये वाले जो, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भी एटम आएंगे कौन से प्लेन में आएंगे, एक्स जेड में आएंगे, और जरूरी नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन अभी मत लिखो, बाद में एग्जांपल हम समझ लेंगे। अब मान लीजिए नेक्स्ट हम करते हैं, ये कौन सा प्लेन हुआ आपका, ये हो गया। अब इधर वाले पे आओ, तो इसका सिग्मा तो एक्स में बन रहा है, और पाई जो बॉन्ड बन रहा है, इसका पाई बॉन्ड आप यहां पे दिखा दो, जेड डायरेक्शन में बन रहा है। तो अब जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी किसके परपेंडिकुलर है, जेड डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये वाला प्लेन, यानी ये वाला जो प्लेन आपका होगा इस बार, ये वाला जो प्लेन आपका होगा यहां पे ये वाला प्लेन जो आपका है बोर्ड वाला प्लेन, तो इस प्लेन में क्या होगा आपका, यहां पे ये बॉन्ड आएंगे आपके, ये बॉन्ड ऐसे आएंगे, कौन सा, एक्स वाई प्लेन में। बात समझ में आई अच्छे से? तो ये वाले आपके एक्स वाई प्लेन में आएंगे, वो एक्स जेड प्लेन में आ रहे हैं, और साफ नहीं दिख रहे हैं तो एक काम करो, इनको थोड़ा साफ से लिख दो, व्हाइट कलर से ही लिख दो, समझ गए हम। यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन आएंगे ना, वेट, ये दोनों हाइड्रोजन जो आएंगे ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये एक्स जेड प्लेन में, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन किस में आएगा, एक्स वाई प्लेन में। बात समझ में आई? अब देखो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कैसा ये दिख रहा है। ये मान के चलो, ये इधर वाला कार्बन, अच्छा ये sp तो ये तो लीनियर है, इसकी टेंशन नहीं है, ये तो ऐसे है, ये वाला कार्बन, ये वाला प्लेन तो ऐसे है, और ये वाला प्लेन आपका ऐसे है। बात समझ में आई? ऐसे है, कोई डाउट है क्या इसमें? अब देखो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, बीच में कार्बन है वो लीनियर है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इधर आ गया, और एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, ऐसे आ जाएगा, तो दोनों सेम एटम है। अब है ना, आप एक काम कर लो, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम ही लगे हैं, आप चाहे तो इस प्लेन में काट दो, अगर इस प्लेन में काट दोगे यानी एक्स जेड में अगर काट दोगे तो ये तो कट जाएंगे सारे, ये तो प्लेन में कट जाएंगे। अच्छा ये तो सिंपली कट जाएगा, लीनियर हिसाब से कट जाएगा, ठीक। और ये पाई बॉन्ड कैसे कट जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक, आधा ऊपर आधा नीचे, और ये वाला पाई बॉन्ड प्लेन में ही कट रहा है,
ठीक। और ये वाले हाइड्रोजन प्लेन में कट जाएंगे ऐसे, ये कार्बन आधा ऊपर आधा नीचे प्लेन के, आधा हाइड्रोजन ऊपर आधे नीचे, ऐसे काटोगे तो ये क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, तो सिमेट्रिक आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक, मान लीजिए अगर ऐसा रहता यहां पे, अच्छा एक काम और करना, एक काम और देखना, आप इसको इस प्लेन में भी काट सकते हो। इस प्लेन में अगर काटोगे तो ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है तो ये कट जाएंगे, आधा इधर आधा इधर, एक्स वाई प्लेन में काट रहा हूं इस बार। ठीक, लेकिन यहां पे जो होगा ये हाइड्रोजन एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो ये भी तो क्या हो गया, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। यानी यहां पे सेम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैं ऐसे कर देता, ऐसे कर देता और मैं इसको ऐसे काटता, तो ऐसे काटने में बाकी सारा मॉलिक्यूल कट गया, लेकिन इधर Cl और इधर H आ गया, तो क्या हो गया, ये Cl और ये H आएगा तो क्या हो गया, अलग हो गए, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। लेकिन ये वाली तो आ सकती है, ये वाली कैसे आ सकती है, जो यहां पे ये Cl, इसमें यहां पे ये Cl और ये H लगा है, तो ये XY Z प्लेन में आपने काट दिया, तो ये Cl और प्लेन, ये Cl और H, तो इस प्लेन में कट जाएंगे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक, और ये ऐसे काटने पे उधर हाइड्रोजन ऊपर आधा नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, तो बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक, तो यानी यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये भी मान लीजिए मैं अगर यहां पे हाइड्रोजन ये Cl लगा दूं, अब काटो आप इसको, ऐसे ऐसे काट दिया, ये Cl और H तो कट गए थे आपके, जैसे मैंने बताया यहाँ पे Cl ये H ऐसे कट गए थे, ऊपर H नीचे Cl, तो इस बार सिमेट्री नहीं आई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और आप बोलेंगे सर मैं ऐसे काट दूंगा, ऐसे काट दो, वो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जो Cl लगा हुआ है, ये तो कट जाएंगे, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा इधर। लेकिन यहां पे ऐसे काटने पे ये Cl और ये H, तो ये प्लेन में ये H और ये Cl, तो ये सिमेट्रिक नहीं आएगा, तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यानी ऐसी इवन नंबर, सॉरी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी इस कंपाउंड को क्या कहोगे आप, ऑप्टिकली एक्टिव हम बोल देंगे। ठीक, यानी ऐसी इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन जिसके टर्मिनल कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या आइटम जुड़े हो, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगी। बात समझ में आई, इसको हम बाद में लिख भी लेंगे। ठीक, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, है ना। एक बार एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक बार उसके बारे में और पढ़ लेते हैं, जैसे किसके बारे में, 3 वाले के बारे में। जैसे ये मान लीजिए ऐसे आ जाए, ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग आ जाए यहां पे। ठीक, अब कैसे होगा, देखो यहां पे मान लीजिए एक कार्बन मैंने यहां पे ऐसे शो किया, एक कार्बन ये रहा, ये रहा और ये रहा आपका। ठीक, थोड़ा सा गैप में करने पड़ेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक, ये वाला कार्बन यहां है, ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला। अब देखो मान लीजिए इन्होंने भी क्या किया, एक्स डायरेक्शन में तीनों सबने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। ठीक, ये सिग्मा ओवरलैपिंग करके और ये सिग्मा ओवरलैपिंग करके एक्स डायरेक्शन में बना लिया। अब इनकी वाई डायरेक्शन बना दो, पी वाई ऑर्बिटल ये रहे इनके, ये रहे पी वाई ऑर्बिटल। ठीक, और पी जेड ऑर्बिटल भी आप इनके बना देंगे, ये रहे पी जेड। ठीक, डायरेक्शन मैंने पहले ही शो कर रखी है। ठीक, अब देखो कैसे होगा, यहां पे अगर बात की जाए, सबसे पहले मान लीजिए इन दोनों ने क्या किया, ये पी पाई ओवरलैपिंग की। अब नेक्स्ट वाला कार्बन एटम इसके साथ जब करेगा, एक्स और वाई में तो कर नहीं सकता क्योंकि वो तो बीजी है, तो किस में करेगा, जेड डायरेक्शन में करेगा, यहां पे ऐसे करेगा, ये ऐसे बॉन्डिंग होगी। और फिर नेक्स्ट वाला क्या करेगा, नेक्स्ट वाले में दोनों का पी वाई फ्री है, तो पी वाई डायरेक्शन में पाई बॉन्ड बना लेंगे। अब ध्यान से एक बात देखो, इसका है ना, इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड बना है वाई डायरेक्शन में बना है, तो इसका जो ये प्लेन आएगा ना इस कार्बन का, ये कौन सा प्लेन आएगा, ये एक्स जेड प्लेन आएगा। तो ये बाकी की बॉन्डिंग जो होगी वो एक्स जेड प्लेन में करके दिखाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई। यहां पे अगर मैं दूसरे कलर से अगर शो करता हूं, जैसे मान लीजिए किससे करें, ये इसी से कर देते हैं। ठीक, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ये बॉन्ड आएंगे ना इस डायरेक्शन में आएंगे, ये एक्स जेड में। ठीक, ये दोनों बॉन्ड एक्स जेड डायरेक्शन में आएंगे। बात समझ में आ रही। और यहां पे भी y परपेंडिकुलर है, पाई बॉन्ड y डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये वाले बॉन्ड यहां पे भी क्या बोलेंगे आप, यहां पे भी कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, आपके एक्स जेड प्लेन में आएंगे। बात समझ में आ रही, यहां पे दोनों एक्स जेड प्लेन में आएंगे।
अब मेरी बात सुनो, अब टर्मिनल एटम भी क्या है, XZ प्लेन में, ये वाला टर्मिनल एटम भी XZ प्लेन में। अब यहां पे आप चाहे कुछ भी लगाओ, मान लीजिए आपने सेम तो छोड़ो, मान लीजिए आपने यहां पे अलग अलग लगाया, CLH अलग अलग लगा दिया, तो आप हमेशा क्या करोगे, XZ प्लेन में क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ऑड नंबर वाली में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। आप इसको ऐसे काट देना, क्योंकि ये Cl और H क्या है, XZ प्लेन में, ये Cl और H भी XZ प्लेन में, तो इसको सबको ऐसे काट दो। देखो ये तो क्या है, sp2, ये दोनों sp कार्बन है, ये sp2 है, और ये दोनों sp2 क्या है, XZ प्लेन में है, और XZ प्लेन में तो सेम प्लेन हो गया, ऐसे काट देना XZ प्लेन में। ठीक, लीनियर कट जाएंगे और इनके पाई बॉन्ड अपने आप कट जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है आपको। ठीक, तो आपने यार अगर अलग लगा दिया CLH, इधर भी अलग लगा दिया CLH, तो दोनों ऐसे कट जाएंगे। ठीक, मैं दिखा देता हूं आपको, ये ऐसे आ रहे हैं टर्मिनल के प्लेन। ठीक, इन्हीं प्लेन में काट दो, इनके प्लेन में काट दो, प्लेनर काट दो। बात समझ में आ रही है, ये XZ प्लेन आपके। ठीक, लगा दो अलग अलग, उसी प्लेन में कट जाएंगे। आधा Cl ऊपर, आधा H नीचे, आधा Cl ऊपर, आधा नीचे, आधा H ऊपर, आधा नीचे, Cl आधा ऊपर, आधा नीचे, आधा H ऊपर, आधा नीचे। ठीक, ऐसे करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब अपने को एक बात याद रखनी है, सबसे पहला पॉइंट ये है, ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला ये नोट डल जाएगा अपना, नोट डालें आप। ठीक, नोट डालने का टाइम आ गया है, सीधा सिंपल में लिख लो, नोट डालो, ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन विल नॉट शो GI, सॉरी GI नहीं, OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, ओनली इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, बट उनमें क्या होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ी होनी चाहिए, है ना। इसमें लिख लो, सच एलिन, मेरे साथ साथ लिखो, सच एलिन विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन विच, सच एलिन मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, सच डबल नंबर इवन नंबर, ऐसे लिखो, सच इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग, है ना, और सही रहेगा। क्या लिखेंगे, सच इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन will show GI, will show optical isomerism in which terminal carbon atom are attached to different atoms or group individually। ठीक भाई, क्या होना चाहिए, ये आपकी एलिन है, डबल इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, ये वाला और ये वाला एटम, यहां पे एटम या जो ग्रुप लगेगा वो डिफरेंट होना चाहिए, इस पे ये और ये डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, HCl ऐसे हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने कंप्लीटली इसके अपोजिट पढ़ा था, उसमें इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रही थी, और ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही थी, जिसमें टर्मिनल कार्बन पे क्या थे, डिफरेंट एटम थे। बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट याद रहेंगे अब दोनों। ठीक, क्या याद करना है, ज्योमेट्रिकल में तो ओड वाली शो कर रही थी, और ऑप्टिकल में क्या कर रही है, इवन वाली शो कर रही है। ठीक, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको ऐसे आ गया, ये Cl, ये H, ये H, ये H, ये शो करेगी क्या, आपको ऐसे पूछ लिया, आपने देखा इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो ये सेम आ गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी और ज्योमेट्रिकल भी नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। और अगर मान लीजिए यहां पे आपके ऐसा आ गया, ये आ गया, यहां पे ClBr और ये लगा दिया ClBr, तो इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग है। ठीक, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, नहीं करेगी। ठीक, इवन वाली ज्योमेट्रिकल करती ही नहीं है। ठीक, अब इसमें ओड वाली में आ जाए, मान लीजिए आप कैसा, यहां पे Cl आ गया, यहां पे H आ गया, यहां पे Cl आ गया, यहां पे H आ गया, ओड वाली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। ओड नंबर में
डिफरेंट टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप या एटम लगे हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। हो गया रिवीजन आपका, लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्पायरो कंपाउंड्स। हेडिंग डाल लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्पायरो कंपाउंड्स। देखो हमने एलिन्स में पढ़ा, एलिन्स में पढ़ने के बाद ये और भी आसान हो जाता है। कैसे? जैसे हमने एलिन में ये पढ़ा था कि ओड नंबर यानी 3, 5, 7 नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ओड नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो कंपाउंड विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही? उसमें क्या था, इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन क्या कर रही थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही थी। तो यहां पे क्या बोलेंगे, इवन नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं, बाद में समझ भी लेंगे। तो मेरे साथ साथ लिख लो। सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो, इसमें लिखो ओड नंबर रिंग कंटेनिंग, ओड नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो कंपाउंड विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ आ रही बात? और नेक्स्ट क्या लिखोगे, सच even number ring containing spiro compound will show optical isomerism in which क्या बोलेंगे, अब क्या बोलना अपने को, in which terminal carbon atoms is attached to different atom और ग्रुप। वैसा ही है बिल्कुल इंडिविजुअली। बात समझ में आ गई? अब देखो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक रिंग अपने प्लेन में बना दी, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड के प्लेन में बना दी ऐसे। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी रिंग जो होगी, अब देखो क्या होगा, अब ये रिंग जो है आपकी बोर्ड के प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो अब इसके जो दो बॉन्ड यहां बनेंगे और नए दो बॉन्ड यहां बनेंगे, एक तो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, एक अंदर की तरफ आएगा। तो एक तो मान लीजिए ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक, और यहां पे ये ऐसे आ रहा है। ठीक, समझ आ रही बात? ये बाहर की तरफ बोर्ड से, चाहो तो इसको सॉलिड करके दिखा सकते हो आप, है ना, ड्राइंग बना सकते हो आप, बनाना चाहो तो बना लो साथ के साथ। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो इसमें हमने क्या देखा, एक बॉन्ड तो आपका बोर्ड के बाहर की तरफ आया जो मैं सॉलिड बना रहा हूं, और जो मैं डैश लाइन बना रहा हूं वो बोर्ड के अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे ये जो बॉन्ड आएगा तो इस पे भी ये बॉन्ड एक तो बाहर की तरफ आएगा ऐसे, और एक बॉन्ड तो अंदर की तरफ, और ये एक बॉन्ड बाहर की तरफ। और उस पे क्या होगा, अब ये रिंग ऐसे इस प्लेन में है, इस वाली रिंग की बात कर रहा हूं जो राइट में आपको दिख रही है, इस वाली रिंग की देखो ये ऐसे दिख रही है। एक रिंग तो इधर वाली जो मेरी तरफ वाली है, लेफ्ट वाली जो है वो तो ऐसे दिख रही है आपको बोर्ड के प्लेन में, दूसरी रिंग ऐसे दिख रही है। ठीक, अब सोचो इसके यहां पे इस कार्बन पे जो एटम लगेंगे वो एक तो ऐसे लगेगा, एक नीचे लगेगा, यानी बोर्ड के प्लेन में आएगा ऐसे एक्स वाई प्लेन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? अब देखो मान लीजिए यहां भी हाइड्रोजन एटम लग जाए, ये भी हाइड्रोजन एटम लग गया, ये भी हाइड्रोजन एटम लग गया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब क्या करोगे आप, इसको ऐसे काट दो, ऐसे आपने काटा तो ये वाले हाइड्रोजन क्या हुआ, आधा इधर ऐसे कट जाएंगे। ठीक, और ऐसे जब काटा तो एक हाइड्रोजन इधर एक इधर रहेगा, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन इस प्लेन में आएंगे, एक्स जेड प्लेन में। बात समझ में आई? कोई डाउट है क्या? तो अब ये देखो यहां पे इसमें आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए यहां पे आपका ये ना रहता और यहां पे क्लोरीन रहता, तो फिर आप क्या करते? तो हमने क्या किया, इसको इसके बोर्ड के प्लेन में काट दिया। कैसे? ये हाइड्रोजन कटा नहीं, पहले आप अगर ऐसे काट के देखते हैं तो ये वाले जो हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर है ये, और ये वाला अंदर जो है, तो ये ऐसे कट जाएंगे, आधा ऊपर आधा नीचे। ठीक, और ये रिंग भी ऐसे प्लेनर कट जाएगी। ठीक, तो ये इस प्लेन में कटी गई।
अब यहां पे जो H और Cl लगा, ये H और एक ये Cl, क्या आएगा, H ऊपर आ गया, Cl नीचे आ गया, तो क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हो जाए, यहां पे डिफरेंट हो जाए, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई थी उसमें, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इस केस में यहां पे क्या लगा, H, ये Cl लगा, यहां पे ये Cl और ये H लगा। तो आप कहीं से चेक कर लो, ऐसे काटोगे तो वो तो कट जाएंगे, आधा हाइड्रोजन इधर, आधा इधर, Cl आधा इधर आधा इधर, और ये Cl बाहर, ये H अंदर, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। मान लीजिए आपने ऐसे काट दिया, ऐसे इस प्लेन में काट दिया, एक्स जेड प्लेन में, तो इस प्लेन में काटने पे ये Cl आधा ऊपर आधा नीचे, ये हाइड्रोजन आधा ऊपर आधा नीचे अंदर वाला, लेकिन ये ऐसे काटने पे ऊपर H नीचे Cl रह गया। ठीक, तो अगर डिफरेंट ग्रुप या एटम लगा दिए तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आपकी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बेसिकली लिख दो कि ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके पास, ठीक, ना इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ना ही इसके पास क्या बोलोगे, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। बात समझ में आ रही? और मान लीजिए एक आपको थर्ड की रिंग दिखाता है ऐसे, मान लीजिए थर्ड वाली रिंग की बात करता आपके साथ, यहां पे ऐसे शो कर देता, तो इसमें ये वाली दूसरी रिंग तो ऐसे आएगी, अंदर की तरफ आएगा एक बॉन्ड तो, और एक बॉन्ड बाहर की तरफ ऐसे, ठीक। ये जो सॉलिड बना रहा हूं ये बॉन्ड आपका बाहर की तरफ रहेगा, और जो वो वाला बॉन्ड बनाया मैंने डैश वाला, वो बॉन्ड उसका अंदर की तरफ रहेगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, अब इसके ये ऐसे आ गई, तो इसके नेक्स्ट बॉन्ड ऐसे आएगा और ऐसे आएगा एक्स वाई प्लेन में, जिसको हम एक्स वाई मान रहे हैं, ठीक। बार बार मैं ये एक्स वाई लिख रहा हूं, तो आप लिख लेना यहाँ पे ये एक्स, ये वाई और ये जेड, परपेंडिकुलर टू द बॉर्ड प्लेन, ठीक। तो यहां पे अब जो बॉन्ड आएगा ये आपका एक्स जेड प्लेन में आएंगे दोनों, ठीक, समझ आ रही बात। और यहां पे इधर भी, ये भी। अब देखो, आप सेम एटम लगाओ या अलग लगाओ, मान लीजिए हम अलग ही लगा के देखते हैं, ये H और ये Cl। अब क्या किया मैंने, अलग लगाए। मान लीजिए हमने क्या किया, देखो अब मैं आपको बता देता हूं, पहली रिंग आपकी ऐसे बॉर्ड के प्लेन में है, दूसरी रिंग एक्स जेड प्लेन में, तीसरी ऐसे है, ठीक। तो ये दोनों ऐसे हैं, सेम प्लेन में है, फर्स्ट और थर्ड, ठीक। इनके हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन ऐसे बाहर की तरफ, हाइड्रोजन अंदर की तरफ, इसका इधर वाली का भी क्लोरीन बाहर, हाइड्रोजन अंदर, ऐसे लगे हुए हैं। तो मान लीजिए अब किसी स्टूडेंट ने क्या किया, इसको मान लो इस प्लेन में काटा, इस प्लेन में काटने के बाद ये Cl बाहर, हाइड्रोजन अंदर, बोर्ड वाले प्लेन में काट रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो इसमें Cl बाहर, हाइड्रोजन अंदर, तो इस प्लेन में काटने के बाद तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। लेकिन मान लीजिए इस प्लेन में काट दें, एक्स वाई प्लेन में, तो ये Cl और ये H एक्स वाई प्लेन में है, ये Cl ये H ये एक्स वाई प्लेन में, तो ऐसे जब कटेगा तो ये Cl और ये हाइड्रोजन, ये Cl और हाइड्रोजन आधे ऊपर रह जाएंगे, आधे प्लेन के नीचे, और ये बिल्कुल सिमेट्री कट जाएगा, और ये रिंग भी आपकी कट जाएगी, ठीक। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक। तो वो एक्स वाई प्लेन बना रखा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई आपकी, कौन से प्लेन में आई, कौन से प्लेन में आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हम इसमें नहीं बोल रहे, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, कौन से प्लेन में बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कौन से प्लेन में आई, एक्स जेड प्लेन में, ठीक। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऊपर हमने लिख भी दिया था कि ऑड नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो विल नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। और मान लीजिए हम यहां पे कितने भी एग्जांपल अब कर सकते हैं, मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसे बना के दे, ये दे दिया 4 का बना के, ठीक, और यहां पे मिथाइल लगा दिए दोनों, यहां पे मान लीजिए हाइड्रोजन लगा दिए दोनों। क्या ये 4 की रिंग दिख रही है, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। और रिंग बनाते मान लीजिए आपके लिए, जैसे और मैं बताता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे बनाते, ये 4 की रिंग बना दी ऐसे, ये Cl, यहाँ पे मान लीजिए ये लगा दिया CH3H और ये CH3 ये H। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी पक्का, क्योंकि 4 की रिंग है और दोनों टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट
एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं। समझ आ रही बात? तो ऐसे हम चेक करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है एक बार, और एक बार समझने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, जैसे ये दे दिया, ये मान लीजिए ऐसे चेन बना दी, सॉरी ये 5 का दे दिया, 5 की रिंग देखी आपने, क्या क्या देखा, ऑड नंबर ऑफ रिंग है, चाहे भले ही कुछ भी हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। और ज्योमेट्रिकल की बात कर ले तो दोनों डिफरेंट लगे हुए हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल क्या बोल दोगे, तो ज्योमेट्रिकल तो क्या है, उल्टा करते हैं ना, करेगी, बस ये देखना होता है ज्योमेट्रिकल में तो ये डिफरेंट लगे या नहीं लगे। बात समझ में आ रही है? इसमें अगर बात की जाए, इसमें सेम लगे थे तो ना ऑप्टिकल करेगी ना ज्योमेट्रिकल करेगी, ठीक। और इसमें ऑप्टिकल एक्टिव है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इवन वाली नहीं शो करती, उल्टा है। इवन वाली ऑप्टिकल, इवन वाली चाहे स्पायरो हो चाहे आपकी एलिन हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी अगर डिफरेंट एटम लगे हो या ग्रुप लगे हो टर्मिनल एटम्स पे, ठीक। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। ओड वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी चाहे एलिन हो चाहे स्पायरो हो, अगर टर्मिनल एटम पे क्या हो, अलग एटम, टर्मिनल कार्बन पे अलग एटम या अलग ग्रुप जुड़े हो। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी ओड वाली, चाहे आपकी एलिन है चाहे आपकी स्पायरो है। ये हो गया, इतना करो। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, है ना, और क्वेश्चन इस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो एक बार। नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा नहीं सोचना है। क्या करना है, मैंने क्या किया, यहाँ पे रिंग भी दे दी और डबल बॉन्ड भी दे दिया। तो आप एक काम करना, या तो इनको रिंग, डबल बॉन्ड को भी रिंग मान लो या रिंग को डबल बॉन्ड मान लो। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन को आप ऐसा ज्यूम कर लो, इस क्वेश्चन को आप ऐसा ज्यूम करके कर लो कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये एक रिंग और एक डबल बॉन्ड की बजाय दोनों डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, और ये ClH। तो आपने क्या देखा, इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन है, और इवन नंबर वाली में अगर टर्मिनल कार्बन में डिफरेंट एटम लगे हों तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी और ज्योमेट्रिकल नहीं करेगी। हो गया, वेरी सिंपल। ये वाली दे दी, इसमें क्या बोलोगे, इसमें अगर आप देखें, जैसे यहाँ पे Cl की बजाय यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे H और लगा लो, अलग ही लगा लो भले ही, है ना। तो इसमें अगर बात की जाए, या H मत लगाओ, एक में Cl रख लो, चलो ठीक है। तो इसमें क्या करना, 2 रिंग एक डबल बॉन्ड दिया है, तो एक काम कर लो, या तो इसको डबल बॉन्ड को भी रिंग बना लो, या क्या कर लो, इसको एलिन ही बना लो, ये ऐसे, ठीक, ऐसे समझ लो इसको, ये Cl और ये H। भाई 3 डबल बॉन्ड है, ओड नंबर डबल बॉन्ड है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगी नहीं कभी भी। अगर बात की जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, लेकिन ये दोनों सेम लगे हुए हैं, तो हम क्या बोल देंगे, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे शो नहीं करती है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ऐसे समझ में आ। नेक्स्ट वाली पे आ जाओ, इसमें 2 डबल बॉन्ड दे दिए, एक रिंग दे दिया, तो 2 डबल बॉन्ड और एक रिंग अगर आपको दे रखी है, तो इसमें एक काम कर लिया करो, सारे डबल बॉन्ड बना लो। ये मान लो ऐसी दे रखी है आपको, तो ये ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन हो गई। क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो कभी भी शो नहीं करेगी। बात समझ में आई? और अगर यहाँ पे बात की जाए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी या नहीं करेगी। ओड नंबर वाली करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, कब करती है, जब टर्मिनल कार्बन एटम पे डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हो। तो टर्मिनल पे देखो डिफरेंट लगा, ClH लगा है, तो ज्योमेट्रिकल शो करेगी। तो ऐसे करते हैं। तो एक काम कर लेना, इनको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, इनको ये मान लेना कि ये ऐसी है, ठीक ठीक। मैं दिखा देता हूं कि ऐसे मैंने इसको कन्वर्ट किया है, उसमें भी ऐसे ही दिखा दो कि हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो आप हमेशा ऐसा कन्वर्ट कर लो कि आप रिंग को भी डबल बॉन्ड मान लो या डबल बॉन्ड को भी रिंग मान लो, और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी या नहीं करेगी, इसमें देखना आपको। तो इसमें 2 रिंग है ना, आप ये मान लो जैसे मेरे हाथ है, ठीक, मेरे हाथ में यहाँ पे ये रिंग है, मान लो ये क्या है, 4 कार्बन की रिंग है, और ये जो थंब है ना, आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ऑक्सीजन एटम मान लो, ठीक। एक्चुअल में क्या है, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, देखो ये ऐसे और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अब आप देखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री सबसे पहले। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि यहां से ये ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, एक्चुअल में ऐसे दिखेगी नहीं, क्योंकि यहां पे इसका क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन यहां आना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए ना, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन इसी प्लेन में तो आएगा ऐसे, और यहां पे इसका उधर जाएगा ऐसे।
तो यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे सर यहाँ से देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही नहीं आएगी, दोनों अलग अलग है, नहीं आएगी, और हम क्या बोलेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो ये आसान से क्वेश्चन थे, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। हालांकि आपके एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ओनली फॉर प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक। लेकिन आपको बेसिक सिंपल चीजें आनी चाहिए। बस आप है ना, चाहे एलिन हो चाहे आपका स्पायरो हो, दोनों ही केस में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में जो मैंने लिखवाया हो याद रखो कि इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है अगर उसके टर्मिनल कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप लगे हो। और इवन नंबर रिंग के लिए, इवन नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो के लिए भी यही रूल है, क्या होने चाहिए, टर्मिनल कार्बन पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट एटम में होने चाहिए। समझ आ रही बात। तो अगर बात की जाए ओड नंबर की, ओड नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो है या ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन है, वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। लेकिन ओड वाली के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है कि ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन आ जाए या ओड नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो आ जाए, तो उनके टर्मिनल कार्बन एटम पे अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो वो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। लेकिन इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन या इवन नंबर रिंग कंटेनिंग स्पायरो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है, किसी एक को याद कर लो हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक हम करते हैं बाइफिनाइल्स, ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आज का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स। हेडिंग डाल लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया था लास्ट में हम करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, यहां पे हमारे पास ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे वैलेंसी फ्री कर दी तो क्या हो गया, ये फिनाइल बन गया, और एक और ऐसी फिनाइल इसके जोड़ दी तो ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी बाइफिनाइल। बात समझ में आई। अब दोनों बाइफिनाइल आपकी ऐसे जुड़ी हुई है, आप ये ऐसा मान सकते हो, ये दोनों बाइफिनाइल ऐसे जुड़ी हुई है और ऐसे जुड़ी हुई सेम प्लेन में है। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है आप इसको इसी प्लेन में काट दो, स्लाइस कट, ठीक, इसी प्लेन में काट देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। लेकिन अगर इनको ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वही कंडीशंस की हम बातें कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक काम करूं, यहां पे क्या किया मैंने, बल्कि ग्रुप्स लगा दिए एक्स वाई और एक्स वाई ऐसे, ठीक। अब ये बल्कि ग्रुप आने की वजह से क्या होगा, जैसे यहां पे एक बार एक काम करो, ये मेरे दोनों हाथ, मान लीजिए ये दोनों हाथ क्या है, बेंजीन रिंग है, ऐसे जुड़े हुए हैं। ये जो थंब है ये बल्कि ग्रुप है, इन दोनों में रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बल्कि ग्रुप होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगी और ये बेंजीन रिंग दोनों अपना प्लेन चेंज कर लेगी। बात समझ में आ रही है। तो प्लेन चेंज होने के बाद आपको अब चेक करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, मान लीजिए मैं एक काम करूं, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले यहां पे एक काम करता हूं, यहां से ये हटा देता हूं और यहां पे एक्स रख लेता हूं, या यहां भी एक्स रख लेता हूं, यहां पे भी वाई रख लेता हूं। मान लीजिए ऐसा मैंने किया, ठीक। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ये अब प्लेन तो इन्होंने चेंज कर लिया, ऐसे हो गया प्लेन चेंज। अब प्लेन चेंज करने के बाद इधर इसके ऊपर ये एक्स और ये नीचे एक्स लगा है, इस पे ये ऐसे वाई और ये वाई लगा है, ठीक। मान लीजिए आपने इसको इस प्लेन में काट दिया, इसके एक्स और ये वाई। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, ये दोनों रिंग है, अब आपकी ये ऐसे हो गई, ठीक, ये रिंग ऐसे जुड़ी हुई है आपकी, इसके यहां पे ये एक्स लगा, ये वाई लगा, ठीक, सॉरी एक्स एक्स लगा है और इसके ये वाई वाई लगा ऐसे। मान लीजिए आपने इसको ऐसे काट दिया इस प्लेन में, तो ये बेंजीन रिंग पूरी प्लेनर कट जाएगी, ठीक, क्योंकि बेंजीन रिंग तो प्लेनर है, उसके सारे एटम्स कट जाएंगे प्लेन में। यहां पे ये एक्स आधा इधर बोर्ड की तरफ, आधा आपकी तरफ, नीचे वाला एक्स भी दे, आधा इधर आधा इधर। बात समझ में आ रही, सिमेट्री कट गया। अब ये रिंग आपने देखी, आधी रिंग ऐसे, ये कॉपी आधी ऐसे कट गई, आधी कट गई, आधी इधर आधी इधर, और ये एक वाई इधर एक वाई इधर, तो सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये क्या होगा, ये आपकी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। मान लीजिए मैं एक काम करता, यानी यहां पे ये सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए ऑर्थो पे। मान लीजिए एक काम करता, यहां पे एक्स और वाई रखता, एक पे सेम रखता, तो इससे क्या होगा, अब आपने क्या किया, यहां पे एक्स है और ये एक्स है, आपने अगर ऐसे काटा तो ये तो कट गई पूरी प्रॉपर, एक्स एक्स भी कट गया इसका, इधर ये क्या है वाई, इस पे क्या है एक्स, तो ये सिमेट्रिक नहीं कटी, ठीक।
तो अब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इस प्लेन में काटा होता तो ये y क्या है, आधा ऊपर आधा नीचे, और ये बेंजीन रिंग इस प्लेन में कट जाती, ये इधर वाला x आधा ऊपर आधा नीचे, तो पूरी प्लेन में प्लेनर कट गई ये वाली रिंग तो। और इस ये रिंग आधी ऊपर है आधी नीचे है और नीचे x ऊपर x, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आई कि नहीं आई, तो ऐसे आ जाएगी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला भी अलग करना पड़ेगा, ठीक। यानी दोनों बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर आपने ऐसा कर दिया, ऐसे आपने काटा तो ये रिंग तो कट जाएगी, लेकिन इस पे ये y और ये x रह जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। मान लीजिए इस प्लेन में काटा होता, इस बेंजीन रिंग के प्लेन में, ऊपर x नीचे y, तो तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई। तो अब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। समझ आ रही बात? तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपको इसको लिखना है, तो क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले x एंड y, x या y क्या होंगे आपके, x y क्या होंगे यहाँ पे। अच्छा जरूरी नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे हमने सेम लेना है, ये डिफरेंट भी ले सकते हो आप, a और b भी ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए इंडिविजुअली। ये क्या है, बल्कि ग्रुप है, ठीक। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका मिथाइल है, आपका इथाइल है, ठीक, ये बल्कि ग्रुप्स हैं, Cl है, Br है, आयोडीन है, आपका NO2 है, ठीक, और क्या आ सकता है, CHO आ जाए, COOH आ जाए, दीज आर बल्कि ग्रुप्स। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अब कंडीशन फॉर ऑप्टिकली फॉर ए बाइफिनाइल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्या कंडीशन होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक। पहली कंडीशन है बोथ रिंग मस्ट हैव बल्कि ग्रुप एट दियर ऑर्थो पोजीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, दोनों ही रिंग पे क्या होनी चाहिए, बोथ रिंग मस्ट हैव बल्कि ग्रुप एट दियर ऑर्थो पोजीशन, ठीक। ऑर्थो पोजीशन पे ही होना चाहिए। आप बोलेंगे सर मेटा पे हो जाए तो मेटा पे अगर कर दिया ना, वो इतने दूर दूर हो जाएंगे, उनमें आपस में रिपल्सन नहीं होगा, और रिपल्सन नहीं होगा तो बेंजीन रिंग अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी, और प्लेन चेंज नहीं करेगी तो उनमें रिपल्सन, प्लेन चेंज नहीं करेगी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, उसी प्लेन में काट देंगे। बात समझ में आई? सेकंड कंडीशन, बोथ ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजीशन मस्ट बी डिफरेंट। क्या लिख दोगे, मस्ट बी डिफरेंट एट ईच रिंग इंडिविजुअली। समझ रहे हो इंडिविजुअली क्यों लिखा मैंने? इसका मतलब यह है कि दोनों ही रिंग पे अलग अलग बल्कि ग्रुप, मतलब दोनों रिंग पे, इस पे ओनली इस रिंग की बात की जाए, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन वाले दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। इस रिंग की बात करोगे तो दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। इसका मतलब है बोथ, दोनों रिंग पे इंडिविजुअली अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब अपने को और कुछ भी नहीं करना है, ओनली एंड ओनली एग्जांपल्स करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स करवाता हूं। मान लीजिए अब आपको ये बताना, कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, आप साथ के साथ चाहो तो लिख सकते हो कि ये शो करेगी या नहीं करेगी। ये Cl, ये Cl, ये Br, ये Br, करेगी या नहीं करेगी भाई? देखो यहां पे ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये Cl, ये Br, ठीक। बताओ करेगी या नहीं करेगी? ऐसी रिंग दे दी जाए आपको, यहाँ पे Cl और ये Cl, करेगी या नहीं करेगी? ठीक। और क्या दे दिया जाए? और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, फिर आपका एक नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको करना है। आप एक काम कर सकते हो, मैं लिख रहा हूं तब तक आप ट्राई कर लो, ठीक है। ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट लगा दिए। समझ आ रही बात? पहली देखो, पहली रिंग में क्या देखा आपने, ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप है और बल्कि ग्रुप है, तो क्या हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी ना, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी
ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी। नेक्स्ट वाली में क्या देखा आपने, यहां पे ये मिथाइल, तो क्या हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे सेम ग्रुप हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। इसमें देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों Cl रिपेल कर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, रिपेल कर जाएंगे। मान लीजिए आपके ये दोनों ग्रुप ऐसे थे, ये ऐसे जुड़ी थी, यहाँ पे Cl थे। अब मान लो मैं हाथ से समझाता हूँ, एक काम करो आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है दोनों, ये जो मेरे थंब है ये दोनों क्या है, Cl है, ठीक। तो मान लीजिए मेरे हाथ, इन्होंने दोनों रिपल्सन किया, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा क्यों होगा, अगर उसको सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करना ही है, ये सिग्मा बॉन्ड तभी तो रोटेट कर रही है, ये तो समझ में आ रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो जब ये रोटेट कर ही रही है तो ऐसे करेगी ना, बिल्कुल अपोजिट हो गए, अब तो बिल्कुल मिनिमम रिपल्सन है। और जैसे ही इसने ऐसे किया, ये Cl, इसका Cl उधर, इसका इधर, तो सेम प्लेन में है तो इसी प्लेन में काट देंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही आएगा। समझ आया कि नहीं आया, दोबारा बोलूं क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी, ठीक। क्या हुआ, ये दोनों सेम ऐसे थी, आपने बोला Cl में रिपल्सन होगा, बिल्कुल सही बात है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है पूरा रोटेट कर जाएगा ऐसे, अब ये इस प्लेन में आ गई तो ऐसे इसी प्लेन में काट देंगे पूरा रिंग को, आधा Cl ऊपर आधा नीचे, ये वाला Cl आधा ऊपर आधा नीचे, तो इस प्लेन में कट जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। नेक्स्ट वाले में ये बल्कि ग्रुप डिफरेंट भी लगे हैं दोनों रिंग पे, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2016 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। वैसे आपको कर लेना चाहिए, आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। करें स्टार्ट, मैं बता देता हूं। देखो पहले अपने को पता है भाई, बाइफिनाइल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बेंजीन रिंग के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट बल्कि ग्रुप अटैच होने चाहिए, ठीक। यानी इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट बल्कि ग्रुप होने चाहिए, और इसके खुद के डिफरेंट होने चाहिए, इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए। ये और ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, लेकिन इस बेंजीन के यहां लगने वाला और यहां लगने वाला सेम नहीं होगा, इस बेंजीन के यहां लगने वाला, ये लगने वाला सेम नहीं होगा, और बल्कि होने चाहिए। इस पे कहां लगा है, मेटा पे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। इसमें आपने देखा ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हैं, ये डिफरेंट, ये इस बेंजीन की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगे ग्रुप डिफरेंट है, इस बेंजीन के भी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी ये वाली। अब देखो एक ही ग्रुप लगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए भाई, दोनों पे, है ना, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी, ठीक। जैसे मैंने आपको Cl वाला एग्जांपल करवाया था पीछे, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखो मिथाइल लगे, दोनों सेम ही लगे हैं, बल्कि लगे हैं, एक ही बेंजीन रिंग पे लगे, वो भी सेम लगे हैं, तो किसी भी केस में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। आंसर क्या आया, सेकंड। तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव बताना था, ये आंसर आपका सेकंड आ गया। तो यहाँ पे आपका कौन, ये जो आज का लेक्चर है कंप्लीट हो जाता है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। आप देखो ये एक सिंपल एक लेक्चर में मुझे करवाना था, मैंने 2 लेक्चर करवा दिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, ताकि क्लास में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपका काम है, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से मेहनत करो, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो। लेकिन एक बात की गारंटी है, इतना पढ़ने के बाद हमारा कॉपी से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना डिटेल में इतने ज्यादा क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे सारे के सारे मैंने करवा दिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस साथ की साथ आप पैरेलल मेहनत करते चलें। हाँ एक बात जरूर होगी, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्लास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, जैसे आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई, और मैंने कल भी बोला था कि नेक्स्ट क्लास लेंथी रहेगी, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं और अच्छे से कराने हैं, तो क्लास लेंथी जरूर होगी। तो क्लास लेंथी से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, साथ के साथ लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, और ऐसे ही अगर आप लगे रहे तो आप देखना ऑर्गेनिक एक दिन आपको इतनी आसान लगेगी, आप दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से लगे हुए ऐसे ही लगे रहो। थैंक यू।